नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के 5वें दिन के साथ। वहां पर किस तरीके का माहौल रहा वो दिखाएंगे। सीएम नायब सैनी ने कई घंटों तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए, साथ ही विपक्ष पर भी ताबड़तोड़ प्रहार किए। इसके अलावा जो भी मुद्दे विपक्ष के विधायकों ने उठाए, उनका पूरा जवाब बीजेपी के विधायकों की तरफ से दिया गया। हरियाणा विधानसभा के बाद बात करेंगे हिमाचल विधानसभा की, जहां का सत्र काफी हंगामेदार रहा। बीजेपी ने देहरा उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठाई। आखिर क्यों यह सब कुछ हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे यूपी के संभल की, जहां होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन होगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जिनकी धरती पर वापसी का सफर एक बार फिर अटक चुका है। इसके पीछे क्या है कारण, इस पर भी नजर होगी और पर्दा उठाएंगे उन तमाम पहलुओं से जो आपके लिए जानना इस मसले से बेहद जरूरी। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सीएम नायब सैनी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सीईटी से लेकर पेपर आउट और किसानों पर भी बात रखी। साथ ही युवाओं को डंकी रूट से विदेश ना जाने की अपील भी की। अब 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। मजदूर ने कांग्रेस को नकार दिया है। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा झूठ तो इनका चला था, क्योंकि पता नहीं कौन, मैं तो आज इनको पूछता कि वही इतने सीनियर आदमी हैं, रघुवीर कादियान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते? समझाना चाहिए। भी कहीं लाल किताब उठाएगा, खड़ा हो गया और कहने लगा कि मोदी आ गया तो तीसरी बार तो संविधान खत्म हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान खत्म नहीं हो रहा। संविधान की तो मोदी जी सुरक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया। अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने विस्तार से अपनी बात रखी। सीईटी परीक्षा को लेकर सीएम ने कहा कि मई महीने में सीईटी के पेपर होंगे। परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीईटी की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं के। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन युवाओं के सुझाव को लिया, लेकर के उसको देखा और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीईटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे। वहीं सदन में विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर आउट हुआ है और इसके खिलाफ भी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। युवाओं का डंकी रूट से विदेश जाने का मुद्दा भी कई विपक्षी सदस्यों ने उठाया था। इस पर सीएम सैनी ने जवाब दिया कि उनकी तरफ से प्रदेश में ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए हैं। अगर फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। डंकी रूट, ये दुखदायी घटना है। इन्होंने इस बात को उठाया है। कॉलिंग अटेंशन भी इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी आया, उसके ऊपर पूरी डीपली में चर्चा हुई और आदरणीय मंत्री जी ने उसके ऊपर जवाब दिया है।
उस जवाब से संतुष्ट भी हुए हैं। परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में ही युवाओं के लिए, उनके कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम हम उठा रहे हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए विदेश सहयोग विभाग का भी माननीय अध्यक्ष जी हमने गठन किया हुआ है, विदेश सहयोग विभाग। यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने या व्यापार करने, अगर कोई व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहता है तो विदेश सहयोग विभाग उसकी पूरी सहायता करता है। मैं अपने जहां भी होंगे हमारे विपक्ष के साथी, मैं उनको कहना चाहूंगा कि पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक होता है। पेपर लीक तो जहां पेपर बना है अगर वहां से निकल गया वो लीक होता है पेपर, जहां उसका तैयार हो रहा है पेपर। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, एक सेंटर के अंदर एक युवा ने पेपर को आउट कर दिया बैठे बैठे, वो पेपर लीक नहीं है, वो पेपर आउट हुआ है, पेपर बाहर गया है, एक सेंटर से गया है, एक युवा ने भेजा है। और जब माननीय अध्यक्ष जी इस बात हमारे संज्ञान में आई, जब हमें यह पता लगा कि एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये 2 पेपर ऐसे थे, एक तो 27 फरवरी को 12वीं के अंग्रेजी के विषय और 28 फरवरी को 10वीं के गणित विषय की परीक्षा के दौरान पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर गया है। कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री ने कई जुबानी बाण छोड़े। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस 0 पर आउट हुई। कांग्रेस अब खत्म हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने किसानों को डराकर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया। मजबूर नहीं, कांग्रेस को नकार दिया है। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा झूठ तो इनका चला था, क्योंकि पता नहीं कौन, मैं तो आज इनको पूछता कि वही इतने सीनियर आदमी हैं, रघुवीर कादियान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते? समझाना चाहिए। भी तैन लाल किताब उठाएगा, खड़ा हो गया और कहने लगा कि मोदी आ गया तीसरी बार तो संविधान खत्म हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान खत्म नहीं हो रहा, संविधान की तो मोदी जी सुरक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है। वो लाल किताब ये दिखा रहा था कि भाई खतरा है, बचा लो, कांग्रेस खत्म हो रही है। दिल्ली के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार 0 पे आउट हुई है, उसकी नींव हरियाणा में रखी गई है। हरियाणा के अंदर भी 0 पे आउट हो रही है, कांग्रेस नहीं बच रही है। उसको बचाने के लिए ये लोग इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। देश में माननीय अध्यक्ष जी, देश की सत्ता 5.5 दशक तक रही। अगर इस पार्टी ने किसान हित की सोची होती, मजदूर हित की सोची होती, तो आज इन्हें ये दिन न देखने पड़ते जो आज देख रहे। उठ कबाज गए। बहरहाल अब सोमवार यानी 17 मार्च को सीएम नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। पिछले 3 दिन सदन में खूब हंगामा चला। कांग्रेस विधायकों के सवालों पर मंत्रियों से उनका टकराव हुआ। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो सुना आपने, सीएम नायब सैनी ने तमाम मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान पक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आवारा पशुओं और गोवंश का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने सरकार पर खेल कोटा बंद करने का आरोप भी लगा दिया। तो वहीं सीवरेज प्रणाली को लेकर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सवाल उठाया। इन सभी सवालों का बीजेपी के दिग्गजों ने जवाब भी दिया। सुने जरा। आवारा जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू करने के साथ कदम उठाने चाहिए। इसके लिए रेगुलर सरकार काम कर रही है। उस समय रजिस्टर्ड गौशालाएं 230 थी और आज 683 गौशालाएं जो आज हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको अनुदान देने का काम हरियाणा की सरकार करती है। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई के 5वें दिन कई मुद्दे सदन में गूंजे। शून्यकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आवारा पशुओं और गौवंशों का मुद्दा उठाया, जिसका कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जवाब दिया।
पशुओं और चारे की व्यवस्था के अभाव ने स्थिति की ओर ज़्यादा खराब कर दिया। सरकार को उचित अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करने, पशु आश्रयों की स्थापना करने और आवारा जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू करने के तत्काल कदम उठाने चाहिए। जो इन्होंने आज ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो लेकर आए हैं, ये बताना चाहूँगा कि जब 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उससे पहले 2014-15 का जो इसका बजट था, टोटल गौ सेवा आयोग का जो बजट था वो 2 करोड़ होता था और जिसके अंदर चारा अनुदान राशि 1,85,00,000 थी। लेकिन आज उसे बढ़ाकर हरियाणा की सरकार ने 425 करोड़ रुपए का बजट कर दिया और चारा अनुदान राशि 163 करोड़ रुपए अभी तक जो है डिस्बर्समेंट इस साल के अंदर हो चुकी है। सरकार ने अपना पक्ष रखा, परंतु मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जब माननीय सदस्य बलवान सिंह जी ने एक उदाहरण दिया कि हमारे प्रदेश के अंदर एक ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है इस विषय के ऊपर कि वहां पर कोई भी इस प्रकार का बेसहारा पशु, कोई भी गोवंश हमें दिखाई नहीं देता। तो गुना के अंदर तो मुझे लगता है कि इस विषय पे हम सब भी थोड़ा सा गंभीर होके जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि मेरा अपना ये एक तजुर्बा है कि जनप्रतिनिधि जिस विषय के ऊपर इंटरेस्ट लेके अपने जागरूकता के नाते, लोगों को इन्वॉल्व करने के नाते जब भी कोई प्रयास करता है, निश्चित रूप से उसमें अच्छे रिजल्ट जो आते हैं। तो मेरी दरखास्त थी आपसे, आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं कहूँगा कि गाँव में, शहरों में संख्या ज़्यादा है, गाँव में अगर हमारी जो गौशालाएं हैं उनमें अगर हम शिफ्ट करने का अगर कोई ऐसा प्रोविज़न रखें और वहाँ ग्रांट बढ़ जाए तो ये भी एक अच्छा कदम होगा। गाँव में जो है इसको रखें तो बहुत अच्छा इसमें। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने सरकार पर खेल कोटा बंद करने का आरोप लगाया, जिसका राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सदन में दिया करारा जवाब और इस बात को निराधार बताया। हैरानी की बात है अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र खेल मंत्री की बात कभी भी करोड़ों से नीचे नहीं होती और जमीन पे हालात ऐसे हैं नहीं। 2018 के बाद से, जबकि हरियाणा जहां खेलों के लिए जाना जाता है, 2018 के बाद से अध्यक्ष महोदय नेशनल स्तर पे जो मेडल आते थे, फर्स्ट को 3 लाख रुपए, सेकंड को 2 लाख रुपए और थर्ड को 1 लाख रुपए मिलता था, जो कि एक कैश अवार्ड 2018 से बंद है। उसमें एक बात और मैं माननीय खेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा, सी ग्रेड की नौकरियों में 3% स्पोर्ट्स कोटा था जी, वो भी बंद कर दिया गया। पता नहीं मेरे साथी किससे मिले हैं, लेकिन मैं सदन के सामने अपने साथी सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2018-19 में 44 करोड़ रुपए दिया गया है, 2019 और 20 में 38 करोड़ रुपए दिया गया है खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों की संख्या 2341 रही है 2019 और 20 में। 2020 और 21 में 14 करोड़ रुपए दिया गया है। 2021 और 22 में 70 करोड़ रुपए 296 खिलाड़ियों को दिया गया है। 2023 और 24 में 787 खिलाड़ियों को 100 करोड़ रुपए दिया गया है। 2024 और 25 में 2461 खिलाड़ियों को 112 करोड़ रुपए का कैश इनाम दिया गया है। यह सूची मैं अपने माननीय सदस्य को दे दूंगा, अगर नाम भी उनको चाहिए तो वो नाम भी मैं उनको दे दूंगा। वहीं HKRN को लेकर इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सवाल उठाया, जिस पर गौरव गौतम ने कहा पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि जो परमानेंट जो इसके अंदर जिसको एम्प्लॉयड हम मानते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का क्या क्राइटेरिया, मतलब डेफिनेशन क्या है कि भाई कितने दिन की मिनिमम एम्प्लॉयमेंट को हम ये मानेंगे कि भाई ये फुली एम्प्लॉयड है। क्योंकि सर एक प्रथा है HKRN के अंदर कि जब भी सीजन आता है रबी का, खरीफ का, तो हरियाणा प्रदेश की हर मंडी के अंदर लगभग 8 से 10, 12, 13 युवा है, उनको नौकरी दी जाती है। और वो नौकरी केवल मात्र 45 दिन के लिए दी जाती है। 45 दिन के बाद उनको फ्री कर दिया जाता है। उसी प्रकार से 6 महीने बाद अगला सीजन आता है, फिर 45 दिन के लिए हर प्रत्येक मंडी में 7-8 लड़कों को नौकरी देने का काम करते हैं। तो भाई जहाँ 45 दिन की नौकरी दी जा रही है पूरे साल के अंदर, तो उसको सर हम फुली एम्प्लॉयड तो नहीं मान सकते।
तो मैं ये जानना चाहूंगा भी HKRN फुली एम्प्लॉयड किसको मानती है। दूसरा सर एक सवाल ये है कि भी HKRN के अंदर प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कितनी मात्रा है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका कितना शेयर है, क्या ये फुल्ली प्राइवेट है, क्या ये फुल्ली स्टेट ओन्ड है, या इसके अंदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप है तो कितनी, ये भी बताने का काम करें मंत्री जी। HKRN में युवा पहले या कोई एम्प्लॉय रजिस्टर होता है, अगर किसी विभाग को सिविल के इंजीनियर की जरूरत है, किसी को 12th पास या ग्रेजुएशन करने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है, उस प्रकार से विभागों में, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की एक प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में समय लगता है, इसलिए HKRN में जो रजिस्टर्ड होता है उसको सीधा विभाग को जिस प्रकार की जरूरत विभाग को होती है उसमें से इसमें भी पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार ने किया है कि सीधा डिपार्टमेंट वहां से उठाएगा, उस व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कराएगा। और जिस प्रकार से हरियाणा के युवाओं की बात कर रहे थे, हमने जिस भी व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र है उसको इसमें एम्प्लॉय कराया है। परिवार पहचान पत्र का मतलब वो हरियाणा का है और हरियाणा के युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। हरियाणा के युवाओं के लिए ये बना हुआ है और हरियाणा के युवाओं का कोई ठेकेदार शोषण ना कर पाए, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर सदन में विपक्ष के सदस्यों ने तमाम मुद्दों को उठाया, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने उनका माकूल जवाब भी दिया। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के अलावा हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हिमाचल प्रदेश बजट सत्र के चौथे दिन सदन में देहरा उपचुनाव का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि देहरा उपचुनाव के समय सरकार ने महिला मंडलों के खाते में पैसे डालकर चुनाव को प्रभावित किया। इस दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ और बीजेपी ने सदन से वॉकआउट तक कर लिया, जिसके बाद विपक्ष की ओर से देहरा उपचुनाव को रद्द किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दें, हिमाचल सीएम सुखविंदर ठाकुर की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा से विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में खूब हंगामा देखने को मिला। हमीरपुर से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में बीते साल हुए उपचुनाव में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांगड़ा बैंक से महिला मंडलों को लाखों रुपए बांटे गए हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी इसको लेकर सूचना एकत्र की जा रही है और केंद्र सरकार ने भी चुनाव के दौरान किसानों के खाते में पीएम किसान निधि के पैसे डाले हैं। ऐसे में महिला मंडलों को बैंक से पैसे डालने में कुछ गलत नहीं है, जिस पर काफी बवाल हुआ और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सेम डे जिस दिन चुनाव हो रहा उस दिन भी पैसे डाले गए हैं महिला मंडल के खाते में। जानकारी मिली हमको कि महिला मंडल ने आग्रह भी नहीं किया किसी बात के लिए कि हमारे खाते में पैसा डालो, और ऐसा भी नहीं पाया गया है कि उन महिला मंडल को कोई विशेष किसी योजना के अंतर्गत या किसी विशेष कार्य के लिए वो पैसा डाला गया है। सिर्फ वो पैसा अगर डाला गया वो सिर्फ एक काम के लिए डाला गया, क्योंकि वहां पर उपचुनाव चल रहा था और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को इसका फायदा हो सके, उस दृष्टि से वो पैसा डाला गया है। और मेरा ये मानना है, हमारा ये गंभीर आरोप है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन होने के साथ साथ में चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और उसके कारण परिणाम भी प्रभावित हुआ है। ऐसी सूरत में जब हम बार बार इस बात के लिए प्रश्न का उत्तर मांगने की कोशिश कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री सारी चीजों को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब इस सारे विषय को लेकर के जब सारे तथ्य जो है छुपाने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से, प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से तथ्य पर नहीं दिया जा रहा है, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने उचित समझा कि हम सदन के बाहर वॉकआउट करके जो है अपनी बात कहेंगे। देखिए, मैंने विधानसभा में जो उठाया था सवाल कि महिला मंडलों को देहरा में इलेक्शन के दौरान कितने पैसे डाले गए,
और जो जिस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, लेकिन वो जानकारी सरकार ने नहीं दी। तो जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास थी कि सैकड़ों महिला मंडलों को जो है वहां पे पैसा डाला गया, कैश फॉर वोट जिसे कहते हैं, वो मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा सरकारी कोष से ही पैसा डाला गया। और ये अगर ऐसा किया गया, हमने सरकार के समक्ष बात रखी है कि आप बताएं कि ऐसा किया गया है और हमें जानकारी दें कि अगर ऐसा आपने किया है तो मैंने ये अपील की है कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें और इलेक्शन कमीशन भी इसका संज्ञान लें कि ये क्लियर केस है जिसे कहते हैं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का, सत्ता का दुरुपयोग करने का, और जो गरीब लोगों का पैसा है उसको किस तरह से लुटाया जा रहा है भ्रष्टाचार पिछले दरवाजे से, उसका जो है ये एग्जाम्पल है हमारी स्टेट में। बता दें कि देहरा में 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आए थे। इस उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। विपक्ष का आरोप है कि इस चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, जिसमें महिला मंडलों के खाते में पैसे डालकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर विपक्ष ने देहरा विधायक कमलेश ठाकुर की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिमला से रोनियाल, सूर्या समाचार। होली और जुम्मे को लेकर उत्तर प्रदेश का संभल फिलहाल चर्चाओं में बना है। संभल हिंसा और जामा मस्जिद विवाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन होली जुम्मे को लेकर सतर्क है। दरअसल संभल पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील जिला कहलाता है। ऐसे में इस बार जब जुम्मा और होली एक ही दिन है तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। खग्गूसराय मंदिर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दूसरी ओर शाही जामा मस्जिद की पुताई एएसआई की देखरेख में हो रही है। इसी से जुड़ी यह विशेष रिपोर्ट आपकी नजर। संभल वो जिला है जो हमेशा विवादों की सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार संभल की होली कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई जा रही है। होली के त्योहार को लेकर संभल जिले में खुशी का माहौल है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने संभल में फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों का ड्रोन के जरिए स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा कि खग्गूसराय की शिव हनुमान मंदिर पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यहाँ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। खग्गूसराय स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर पर पूरी तरह शांति व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और लोग उल्लास के साथ होली खेल रहे हैं और किसी में भी किसी प्रकार कोई भय नहीं है और होली कुशलतापूर्वक खेली जा रही है। सर, क्या सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है और संवेदनशीलता पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन भी स्थापित है, इसके माध्यम से छतों की निगरानी की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर संभल की कथित शाही जामा मस्जिद में पुताई का काम चालू हो गया है। एएसआई की टीम की मौजूदगी में मस्जिद में पुताई का काम जारी है। इसके लिए मस्जिद कमेटी ने पुताई के सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। इस मामले में मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिनों का समय दिया है। पुताई का काम मस्जिद कमेटी को कोर्ट के दिए समय पर पूरा करना होगा। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए एएसआई के अधिकारी खुद मस्जिद के अंदर मौजूद रहकर काम की निगरानी कर रहे हैं। वो एक जो ऐतिहासिक सच्चाई है, तथ्य उन्होंने उस पर कहा है और उन्होंने कहा कि विष्णु हरि का कार वहीं हुआ था और कूप मिले हैं, साक्ष्य भी हैं, तो वो है और उसको सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से होली का त्योहार है और अगर कहीं कुछ भी कोशिश की जा रही तो दूसरे को किसी की भावनाएं आहत न हो, होली का भी त्योहार हो और जुमे की नमाज भी हो, इसी तरह का एक वातावरण बन गया है और लोग उसी वातावरण में खुशियों में ये त्योहार मनाएंगे। देखिए, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है, त्योहार है। होली आज से नहीं, कई सैकड़ों साल से लोग मिलकर मनाते रहे और होली के दिन तो सब गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियों का त्योहार माना जाता है।
तो इसमें विवाद का कोई विषय ही नहीं है। जुमे की नमाज भी होगी और होली भी मनाई जाएगी। इस पर बहुत बयानबाजी करके कुछ लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। सब लोग मिलकर होली मनाए। मैं होली की बहुत शुभकामना देता हूं। संभल में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जबकि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। पुलिस बल की तैनाती और ड्रोन निगरानी से स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है, तो वहीं शाही जामा मस्जिद की पुताई को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और एएसआई की टीम की देखरेख में काम किया जा रहा है। इससे ये साफ है कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने में फंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर की घर वापसी का मिशन फिलहाल के लिए अटक सा चुका है, या फिर कहें कि इसे झटका लगा है। स्पेस एक्स ने रॉकेट के लॉन्च पैड में आखिरी मिनट की तकनीकी समस्या के कारण बुधवार को क्रू 10 की लॉन्चिंग को स्थगित कर दिया। मिशन को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए निर्धारित किया गया था, जिससे आईएसएस पर फंसी सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर की वापसी का रास्ता साफ हुआ था। बोइंग स्टारलाइनर पर अपनी यात्रा के बाद दोनों यात्री बीते साल जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। फिर अटक गई अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की वापसी। नहीं लॉन्च हो सका क्रू 10। आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी? जी हां, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी एक बार फिर से अटक गई है। अंतरिक्ष में 9 महीने से फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी की बड़ी उम्मीद थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा सुनीता की वापसी सुनिश्चित करने के लिए क्रू 10 नाम का एक स्पेसशिप लॉन्च करने वाली थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से क्रू 10 की लॉन्चिंग को टालना पड़ा। नासा ने कहा कि क्रू 10 में हाइड्रोलिक सिस्टम में दिक्कत की वजह से इसकी लॉन्चिंग रोकनी पड़ी। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता की वापसी के लिए क्रू 10 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्रू 9 की जगह लेना है। क्रू 9 से ही अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस गए हैं। नासा ने पहले कहा था कि क्रू 9 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से तभी वापस आ सकता है जब क्रू 10 अंतरिक्ष में लॉन्च हो जाए। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल 5 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। उन्हें 1 हफ्ते बाद वापस लौटना था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में गड़बड़ी की वजह से वो वहां पर फंस गईं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर स्पेस गए थे। इसके बाद उन्हें वापस लाने की कई कोशिशें हो रही हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।